फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? इन चार ऑप्शन में से आंसर है 14 जुलाई 1789। तो हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। 1789 में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो ये लुई 16वें के शासनकाल में क्रांति हुई थी। तो आंसर है सी, लुई 16वां। बास्तील का पतन कब हुआ? बास्तील का पतन कब हुआ? बास्तील का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ था। तो आंसर है 14 जुलाई 1789। वह कर जो सीधे राज्य को अदा किया जाता था क्या कहलाता था? वह कर जो सीधे राज्य को अदा किया जाता था वह टाइल कहलाता था। टूटी हुई जंजीर का क्या तात्पर्य था? टूटी हुई जंजीर का मतलब था दासों की आजादी। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का सम्राट 1804 में घोषित किया। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार यानी कि वोट डालने का अधिकार जो है फ्रांस में महिलाओं को 1946 में प्राप्त हुआ। नवनिर्वाचित असेंबली कन्वेंशन ने राजतंत्र का अंत कर फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया? यानी कि फ्रांस जो है वो रिपब्लिक कंट्री कब बना? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है 21 सितंबर 1792। 21 सितंबर 1792 को हुआ। 9वां प्रश्न देखते हैं, मार्सिले गीत जो कि वर्तमान में फ्रांस का राष्ट्रगान है के रचयिता हैं। यानी कि जो फ्रांस का राष्ट्रगान है वो किसने उसकी रचना की? इनमें चार नाम है, सेंट जैकबसन, रोजेट दिलाइल, ओस्लो, कैमिल डेसमोलिन्स। तो इनमें से जो आंसर है वो है आपका रोजेट दिलाइल। रोजेट दिलाइल। 10वां प्रश्न देखते हैं, वह व्यक्ति जिसे वोट देने का अधिकार था उसे क्या कहते थे? जब सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ लोगों को था, तब उस समय इन्हें क्या कहा जाता था? जिन लोगों को वोट देने का अधिकार था वो थे सक्रिय व्यक्ति, यानी कि जो एक्टिव थे। द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज के पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? वो है मॉन्तेस्क्यू। 1789 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? 1789 में फ्रांस की जनसंख्या 2.8 करोड़ थी। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं, 1791 के फ्रांस के संविधान के अंतर्गत 2.8 यानी कि 2.8 करोड़ जनसंख्या में मताधिकार प्राप्त कितने लोग थे? जिनको वोट डालने का अधिकार था वो कितने थे? तो वो थे केवल 40 लाख। तो ये 40 लाख लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। 14वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से रूसो द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? निम्नलिखित में से रूसो द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो रूसो की जो बुक है वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है जो बुक है वो रूसो द्वारा लिखी गई थी। फ्रांस की 1789 की क्रांति के समय वहां की जनसंख्या में किसानों की जनसंख्या कितनी थी? 1789 की क्रांति में किसानों की जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत थी? तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 90% जो है लोग उस समय किसान थे। चर्च किसानों से किस प्रकार का कर वसूल करता था? चर्च किसानों से किस प्रकार का कर वसूल करता था? वो है टाइद। टाइद जो है वो एक कर का टाइप था जो वसूल किया जाता था। द ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द ट्रीटाइज ऑफ
गवर्नमेंट के पुस्तक के लेखक हैं लॉक। तो ये जो है पुस्तक के लेखक हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। लुई 16वां को सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा कब दी गई? लुई 16वां को सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा 21 जनवरी 1793 को दी गई। फ्रांस के किस काल को आतंक का युग कहा जाता है? फ्रांस के किस काल को आतंक का युग कहा जाता है? वो है 1793 1794। तो ये जो काल है ये आतंक का युग कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति को किन प्रमुख दार्शनिकों ने प्रभावित किया? यह है जैक्स जाक रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू। तो ये सभी दार्शनिक उस समय थे और जिन्होंने इस क्रांति को प्रभावित किया। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? भूमि। उत्पादन की पहली आवश्यकता है भूमि। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, ये दोनों ही इसके स्रोत हैं। भूमि मापने का अधिक मानक इकाई कौन सी है? भूमि मापने की मानक इकाई कौन सी है? प्रश्न नंबर 23 का आंसर है हेक्टेयर। हेक्टेयर में मापते हैं। भूमि कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, औद्योगिक, पूंजीगत। तो ये प्राकृतिक संसाधन है। भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ? भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ? 1960 के दशक में के उत्तर में। हरित क्रांति के दौरान किस खेती पर अधिक जोर था? गेहूं और चावल, गेहूं और मक्का, गेहूं और चना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्रांति में गेहूं और चावल के उत्पादन पर अधिक बल था। HYS का संपूर्ण रूप क्या है? हाई यंग सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स, हाई यील्ड सीड्स, नन। तो इसका जो HYS का है वो है हाई यील्डिंग सीड्स। इनमें से कौन स्थायी पूंजी है? बीज, ये बीज नहीं है, बीज है, ये गलत प्रिंट है। उर्वरक, कीटनाशक, ट्रैक्टर, इनमें से कौन स्थायी पूंजी है? स्थायी पूंजी इनमें से कौन है? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर जो है इनमें से स्थायी पूंजी है। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? बहुविध फसल प्रणाली क्या है? एक साल में एक से अधिक खेती करना। बहुविध का मतलब बहु का मतलब कई। तो एक साल में एक से अधिक खेती करना बहुविध प्रणाली का पार्ट है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यानी कि जो कुदरत ने हमें दिया है, कुदरत ने अपने आप बने हैं कुदरत में, वो प्राकृतिक साधन नहीं है। सड़कें, वन, नदियां, जीव जंतु। तो सड़कें ही इसमें ऐसी है जो इंसान बनाता है, बाकी चीजें कुदरत ने, प्रकृति ने हमारे लिए बनाई हुई हैं। वस्तु के उत्पादन के लिए किस चीज की आवश्यकता है? वस्तु के उत्पादन के लिए भूमि, पूंजी, श्रम, उपरोक्त सभी, इन सभी की आवश्यकता होती है। कच्चा माल और नकद पैसे किस प्रकार की मुद्रा है? कच्चा माल और नकद पैसे किस प्रकार की मुद्रा है? स्थायी पूंजी है, कार्यशील पूंजी, मानव पूंजी और उपरोक्त सभी। तो ये एक तरह से कार्यशील पूंजी है। 33वां प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था? हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र से था। आंसर है कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का प्राकृतिक स्रोत है? यानी कि जो कुदरत ने हमें दिया है वो है वर्षा। वर्षा जो है कुदरत का प्राकृतिक स्रोत है सिंचाई करने का। एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का कौन सा तरीका है? बहुविध शासन प्रणाली, आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग। ए और बी दोनों, पहले दूसरा।
और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये है ए और बी, यानी कि ये दोनों जो ऊपर हैं ये दोनों इसके आंसर हैं। 36वां प्रश्न देखते हैं। 1 हेक्टेयर कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल के बराबर होता है? 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के बराबर होता है। ज्ञान और उद्यम किस प्रकार की पूंजी है? ज्ञान और उद्यम जो है वो मानव पूंजी है। इनमें से उत्पादन के संगठन कौन नहीं है? उत्पादन के जो इसमें कौन से? भूमि, डेयरी, श्रम, भौतिक पूंजी। तो इनमें से कौन से उत्पादन के पार्ट नहीं है? डेयरी जो है वो उत्पादन का पार्ट नहीं है। कृषि, गैर कृषि क्रियाएं हैं। इनमें से गैर कृषि क्रियाएं कौन सी हैं? परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण। तो इनमें से ये सभी जो है वो गैर कृषि क्रियाएं हैं। औजार, मशीन, भवन किसके उदाहरण हैं? उदाहरण हैं कार्यशील पूंजी, स्थायी पूंजी, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। तो इनमें से जो औजार हैं या मशीन है, भवन है, वे जो है स्थायी पूंजी के उदाहरण हैं। खूनी रविवार की घटना कब हुई? खूनी रविवार की घटना 1905 में हुई थी। रूस में कुलक किन्हें कहा जाता था? रूस में कुलक किन्हें कहा जाता था? वह था संपन्न किसानों को। संपन्न किसानों को रूस में कुलक कहा जाता था। कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था को किस नाम से जाना जाता था? कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था को कॉमिंटर्न के नाम से जाना जाता था। रूस में समाजवादी समाज के निर्माण की मुख्य विशेषताएं क्या थी? उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना, खेतों का सामूहिकीकरण या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है समाजवाद की जो विशेषताएं थी, रूस में समाजवादी समाज के निर्माण की मुख्य विशेषताएं थी। रूस में किस अवधि में गृह युद्ध की स्थिति बनी? रूस में किस अवधि में गृह युद्ध की स्थिति बनी थी? प्रश्न नंबर 45। और ये जो है 1918 से 1920 के बीच में गृह युद्ध की स्थितियां वहां पर हो गई थी। रूस के शहर पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह कब हुआ? रूस के शहर पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह कब हुआ? अक्टूबर 1917 में। बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस कब लौटे? तो व्लादिमीर लेनिन जो है रूस अप्रैल 1917 में लौटे थे। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई? तो ये शहर था पेट्रोग्राद। पीछे हटती रूसी सेना द्वारा किए गए फसलों और इमारतों के विनाश से रूस की कितनी जनता शरणार्थी हो गई? तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था और बड़ी ही त्रासदी थी वहां के लोगों के साथ। तो इसका आंसर है 30 लाख लोग वहां पर शरणार्थी हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। लेनिन जो है वहां पर लीड कर रहा था बोल्शेविक दल को। रूस में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ? रूस में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ? 1898 में। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत थी? 31% थी।
1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर किस शासक का शासन था? 1914 में यानी कि पूरे रूस पर किस शासन का शासन था शासक का? यह है जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। किस विद्वान ने भविष्य के समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया? किस विद्वान ने भविष्य का जो समाज था वो साम्यवादी समाज का नाम दिया? वो थे कार्ल मार्क्स। रूस में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत किसान थे? यानी कि रूस में किसान कितने प्रतिशत थे? 85%। 20वीं शताब्दी में यूरोप में समाज को परिवर्तित करने के लिए कौन से विचार वर्ग सामने आए? उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी। तो इनमें से कौन से आए? ये सभी तरह के आए, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। 1950 की क्रांति के बाद जार के द्वारा एक निर्वाचित परामर्शदाता समिति का गठन किया गया, वह किस नाम से जानी जाती है? जो 1950 की क्रांति के बाद इसे संसद या ड्यूमा कहा जाता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस में प्रमुख औद्योगिक शहर कौन से थे? सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को। ये दोनों ही थे, तो आंसर इसका तीसरा आएगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ग अतीत को पूरी तरह ठुकराए बिना बदलाव की धीमी प्रक्रिया चाहता था? उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी, उपरोक्त सभी। तो रूढ़िवादी लोग जो थे वो ऐसा चाहते थे। मानव में कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक क्या कहलाता है? मानव में ये कहलाता है मानव पूंजी, पूंजी, मानव पूंजी निर्माण, भौतिक पूंजी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है 61 में का आंसर है 3, मानव पूंजी निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं 62वां। शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में निवेश के द्वारा मानव को किस में बदला जाता है? तो मानव को मानव पूंजी में बदला जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसे शामिल किया जाता है? केवल अंतिम सेवाओं को, केवल अंतिम वस्तुओं को, सभी वस्तुओं और सेवाओं को, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योगफल को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था, वो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मानव को मानव पूंजी में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, यह है मानव पूंजी निर्माण। इनमें से उत्पादन का साधन नहीं है। इनमें से उत्पादन का साधन नहीं है, तो वह है मानव पूंजी निर्माण। जापान कैसा देश है? विकसित, विकासशील। ये हम सब जानते हैं कि एक विकसित देश है, तो जापान एक विकसित देश है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि कौन सी है? तो ये डेयरी, मत्स्यन, कृषि, उपरोक्त सभी। तो इनमें से ये सभी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है। आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की व्यवस्था को किस में विभाजित किया जा सकता है? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में। तो ये सभी में किया जा सकता है, तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। उद्योग को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? जो भी हमने ऊपर 3 पढ़े हैं उनमें से उद्योग को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? उद्योग जो है वो द्वितीय क्षेत्र है, प्रथम क्षेत्र जो है वो कृषि कहलाता है। किसी अर्थव्यवस्था को आर्थिक कार्यों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में या कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3 या सभी 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक उत्पाद है? इनमें से कौन प्राकृतिक उत्पाद है? कपास, दूध, खनिज और अयस्क। अब इनमें से ये सभी क्योंकि प्राकृतिक रूप से होते हैं,
तो ये सभी प्राकृतिक उत्पाद हैं। प्राकृतिक उत्पाद का मतलब है जो प्रकृति से ही मिलते हैं, जैसे इसके लिए कोई मशीनें लगाने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि और सहायक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? द्वितीय क्षेत्र जो है अभी हम ऊपर पढ़े थे, तो जो उद्योग है वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं और तृतीय में आता है सेवा क्षेत्र। तो इसका आंसर है औद्योगिक क्षेत्र। विनिर्माण प्रणाली क्या कहलाती है? यानी कि विनिर्माण का मतलब है कच्चे माल से नया माल तैयार करना। तो ये बहुत आसान है, तो इसका आंसर है कच्चे माल से नया माल तैयार करना। विनिर्माण प्रक्रिया कहाँ हो सकती है? कारखानों में, घर में, कार्यशाला में, उपरोक्त सभी में। तो ये सभी जगह हो सकती है, घर में भी हो सकती है और वर्कशॉप में भी हो सकती है और कोई कारखाना भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 77, कपास के पौधे से प्राप्त रेशे से हम सूत कातते और कपड़ा बुनते हैं। बताइए यह कौन सी प्रक्रिया है? उपभोग प्रक्रिया, प्राथमिक प्रक्रिया, विनिर्माण प्रक्रिया। तो ये इनमें से कौन सी प्रक्रिया है? ये अभी हम ऊपर के क्वेश्चन में आया था कि नए कच्चे माल से नया उत्पाद बनाना जो विनिर्माण प्रक्रिया है। ऐसी क्रियाएं जिनसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया। ए और बी दोनों सही है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये एक आर्थिक क्रिया है क्योंकि इसमें जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है। आर्थिक प्रक्रिया के कौन से प्रकार हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा 2 होते हैं और अभी उन 2 का नाम आ गया है, बाजार प्रक्रिया और गैर बाजार प्रक्रिया। ये दोनों होते हैं, तो आंसर इसका ए और बी दोनों है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? इस समय भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 9 हैं। उसके बाद प्रश्न देखते हैं। वैसे अब 7 हो गए हैं, लेकिन अभी तो हम 9 को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि दमन और दीव इनको एक साथ कर दिया गया है। चलिए फिलहाल हम 9 को ही सिलेक्ट करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपने नक्शे में देखा होगा, मैप में गोवा जो है इन सब में छोटा है। भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? बहुत ही आसान है, एशिया महाद्वीप में है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बताओ। भारत की जो उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी जिसे हम बोलते हैं, तो वहां की लंबाई है 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, 88वां प्रश्न। भारत का निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा बिंदु का अक्षांशीय विस्तार क्या है? जो इंदिरा बिंदु है उसका जो अक्षांश है वो क्या है? वो है 6 डिग्री 45 सेकंड। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। भारत में कर्क रेखा कितने अक्षांश पर गुजरती है?
भारत में कर्क रेखा कितने अक्षांश से गुजरती है? तो ये आपने पढ़ा होगा या आपको मैं बता देता हूँ। ये जो है 23 डिग्री और 30 मिनट यानी कि 23.5 डिग्री पर गुजरती है। संसार का क्षेत्र भारत का संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये 7वां नंबर पर हम आते हैं। भारत का जो स्थान है वो 7वां बड़ा देश है विश्व का। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ। संसार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? संसार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनग्राम में। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? तो भारत के जो उत्तर में हिमालय पर्वत है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश एक पश्चिम में एक पूर्व में, तो इनमें कितना अंतर जो है आ जाता है? तो वो है 2 घंटे का। 95 नंबर का प्रश्न है, कौन से महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा? यानी कि ये नाम से स्पष्ट है, हिंद महासागर। निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश को काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो ये है अंडमान और निकोबार को काला पानी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 97, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री संपर्क मार्ग किस क्षेत्र से होकर जाता है? इनमें से कौन सा क्षेत्र है जिसे जो भारत और श्रीलंका के बीच का समुद्री मार्ग है वहां से होकर जाता है? तो वह है मन्नार की खाड़ी। तिब्बत का संबंध निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? भूटान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो ये जो है चीन के साथ है। भारत के कौन से राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक है? यानी कि जिसकी जो बॉर्डर लाइन है वो सबसे ज्यादा लंबी है, ये है गुजरात की। आप ध्यान से नक्शे में देखेंगे तो गुजरात की जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है। प्रश्न नंबर 100 आज का अंतिम प्रश्न, और इसी तरह के हम हर एक कक्षा के लिए प्रश्न जो है तैयार करते रहते हैं ताकि बच्चों को अच्छी तैयारी हो सके। अभी सेट का एग्जाम है तो आप उसमें भी इसका अभ्यास करें। किसी भी ये जो प्रश्न है ये किसी भी जो कंपटीशन टेस्ट होते हैं, जॉब के लिए होते हैं, एंट्रेंस होते हैं, उनमें इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और मैच करें कि आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हुए। एक बार हम भी इसको देखेंगे कि हमने जो आंसर टिक किए हैं क्या वो सारे सही हैं। हो सकता है कुछ गलत हो तो वो भी हमें पता लग जाएगा। तो प्रश्न नंबर 100 है, स्वेज नहर मार्ग ने भारत के किस महाद्वीप के साथ दूरी को कम किया? तो स्वेज नहर जो है यूरोप से है, तो डेफिनेटली यूरोप से ही दूरी कम हुई होगी। तो चलिए आज का ये हमारा जो सेट था कंप्लीट हुआ। हम इसको सबमिट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारे इसमें कितने मार्क्स आए होंगे। तो 100/100 है, यानी कि जो आपको प्रश्न मैंने करवाए हैं उनके सभी आंसर जो मैंने टिक किए हैं वो सभी सही हैं। और आप भी इसी तरीके से अगर आप इस क्विज को दोबारा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल देता हूं, वहां पर आप क्लिक करके और फिर अपने आप को अभ्यास करें खुद का, फिर देखें कि आपके उसमें कितने सही होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।